तो आज अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 6th का चैप्टर यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेटर। तो देखिए इसमें हमने भी पढ़ा था कि हमारी जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है। बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हमारे रिलीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे धर्म बहुत ज़्यादा है कंट्री में। कस्टम्स का पहरावे, ट्रेडिशन में रीति रिवाज और लाइफस्टाइल लोगों का, क्लाइमेट कंडीशंस और जियोग्राफिकल फीचर्स जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं पूरी कंट्री में। तो इसलिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ के लोग हैं, पहरावे हैं, कल्चर है, तो इसके लिए हमें मुश्किल हो जाता है कि हम एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से ही सारों को कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए हमने क्या ऑप्ट किया कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगाएंगे। मीन्स गवर्नमेंट जो वेरियस लेवल पे है। फेडरल मीन्स कोई वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, कई स्टेप्स में गवर्नमेंट काम कर रही हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए एम ऑफ फेडरेशन क्या है, हमारे जो डाइवर्सिटी है इसको यूनिटी बनाना। हमारे जो अपोजिंग फोर्स है, मीन्स हर किसी की राय अलग हो सकती है, तो उन सबको एक राय पे लाने के लिए हमने फेडरेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अचीव किया, इसको यूज़ किया, ताकि हम कॉमन जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। हमारे पास गवर्नमेंट एक ना होकर उसके कई लेवल्स बना दिए। तो देखिए नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल अलग है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट अलग है, ग्रास रूट मीन्स गाँव में गवर्नमेंट अलग फॉर्म की है, लेकिन गवर्नमेंट सारी कंबाइंड एक ही है, लेकिन उसके स्टेप्स बना दिए। तो देखिए नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो स्टेट्स का देखती हैं, स्टेट्स के डिस्कस करती है मैटर्स। और स्टेट्स में अब गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, उनको लोकल बॉडीज़ कहते हैं। तो देखिए हमारे 29 स्टेट्स जो इंडिया में हैं, उनकी गवर्नमेंट है जो अपने आप इटसेल्फ जो है ओवन अपनी गवर्नमेंट है, उसको गवर्नर कहते हैं, इसको हेड ऑफ स्टेट का। तो देखिए हर स्टेट में 29 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है, तो हर गवर्नमेंट जो हर स्टेट की गवर्नमेंट है उसका जो हेड है वो गवर्नर है। तो देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए उसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट लेवल पे। तो देखिए जो गवर्नर है वो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का हेड है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और उसके कुछ मंत्री मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं स्टेट लेवल पे। तो चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं हम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसका हेड है। गवर्नर स्टेट का हेड है, ये गवर्नमेंट का हेड है स्टेट लेवल पे। तो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में है, टॉप सबसे हाईएस्ट, वो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट की इसमें बात करेंगे इस चैप्टर में, इसमें नेशनल गवर्नमेंट की बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो देखिए जो गवर्नमेंट हमारी है उसके तीन हिस्से हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशली। लेजिस्लेशन में क्या है, हमारा लोकसभा, राज्यसभा, हमारी पार्लियामेंट होगी। एग्जीक्यूटिव में पीएम और उसके काउंसिल्स होंगे। जुडिशरी में जज वगैरह होंगे। तो इसमें हम लेजिस्लेशन का पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए शुरू करते हैं यूनियन लेजिस्लेशन की। तो यूनियन लेजिस्लेटर क्या है, इसको हम पार्लियामेंट या संसद भी कहते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट हो वो बाई कैमरल मीन दो तरह की बॉडी से बनी हुई है। इसमें दो सभाएं हैं, दो लोकसभा और राज्यसभा, दो तरह की बॉडीज हैं जिससे बनी हुई, इसलिए बाई कैमरल कहते हैं, कैमरल। तो इसमें देखिए दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उसको पार्लियामेंट का जो मेन जो एग्जीक्यूटिव है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के हम पार्लियामेंट कह सकते हैं या यूनियन लेजिस्लेटर कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जो इसमें क्या है, सेकंड पार्ट का आंसर कौन सा था, यूनियन और काउंसिल मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उसको हम एग्जीक्यूटिव्स कहेंगे, जो कि पार्लियामेंट का जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की जो डिमांड्स है वो पार्लियामेंट में बताएंगे। और थर्ड ऑर्गन क्या था हमारा, जुडिशली, जो कि अब हमारा जज सिस्टम है, हाई कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट सिस्टम है। तो हाईएस्ट जो हमारा कोर्ट है इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। इसमें मैक्सिमम 31 जजेस बैठ सकते हैं। और इसमें एक मेन जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ, जिसको इंडिया कहते हैं।
तो आइए इस डायग्राम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें गवर्नमेंट को, जो यूनियन लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है, जो नेशनल लेवल पे है। तो देखिए 3 पार्ट्स हो गए, 3 ऑर्गन्स हो गए, 1 2 3, ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले है लेजिस्लेटर। तो इसमें देखिए क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के कॉम्बिनेशन को हम पार्लियामेंट कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट ही डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है, अब देखिए पार्लियामेंट बिल बनाती है। तो बिल बनाने के लिए बिल पास करती है, तो लोगों को बताने के लिए बिल कौन सा पास किया, और लोगों की नीड्स को बताने के लिए पार्लियामेंट को कि कौन सा बिल पास करना चाहिए। तो उसके लिए अलग से एक पार्ट है, ऑर्गन है हमारा, वो है एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, और यूनियन काउंसिल मीन मिनिस्टर्स का कुछ ग्रुप है। ये मिलकर पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं, तो इसको सेकंड ऑर्गन कहते हैं। थर्ड क्या है ऑर्गन जो हमारा गवर्नमेंट का है, वो है जुडिशियरी सिस्टम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 25 सिटिंग जज हैं जो मैक्सिमम 31 तक हो सकते हैं, सभी तरह की हाई कोर्ट्स आएंगी। लेकिन ये गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे बात करें इनको डिटेल में, तो देखिए जो हमारे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी खास जुरिडिक्शंस मीन हमारी अदालतें हैं अलग उनके। तो देखिए विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के ओवरलैपिंग करने के फंक्शंस, जो मेकर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जिसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं हम। तो इन सब्जेक्ट्स की 3 लिस्ट बना दी, मीन जो जिसने संविधान बनाया जिन लोगों ने, उन लोगों ने कि किस किस मुद्दे पे हम बिल बनाया जाएगा पार्लियामेंट में, तो उसको 3 मेन मुद्दों में बांट दिया। एक है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन के मैटर्स हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, ऑल द 97 सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट आर नेशनल इंपॉर्टेंस के। इसमें देखिए 97 मुद्दे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस के हैं हमारी इंडिया के, इनको डिस्कस किया जाता है यूनियन लिस्ट में। तो ओनली पार्लियामेंट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर। अब पार्लियामेंट के पास ही पावर है एग्जीक्यूट करने की, सॉरी, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर, मेन पावर उस पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा राज्यसभा के पास है इनके ऊपर बिल बनाने की। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे इसमें यूनियन की बात करें तो देखिए डिफेंस का मामला हो गया, फॉरेन अफेयर्स बाहरले दो देशों से जो अपने बातचीत होती है, वार एंड पीस की बात करें, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, इन मुद्दों को हम यूनियन लिस्ट में डालते हैं। तो इनके लिए इनको यूनियन लिस्ट के सूची में आते हैं जी। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है वो है हमारी स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 मुद्दे हैं, जिसमें कि पुलिस बात आ गई, लोकल गवर्नमेंट्स होगी, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। इन मुद्दों पे स्टेट लिस्ट में बिल बनाए जाते हैं। तो जो स्टेट लेजिस्लेशंस हैं उनको पावर है अब स्टेट के मुद्दों पे बिल बनाने का। अब देखिए जो अपनी यूनियन लिस्ट है उस पे नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी बिल, स्टेट के लिस्ट के मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट से बनाएगी। कंकरेंट क्या होता है, जिसपे दोनों बना सकती हैं, जिसपे दोनों स्टेट और नेशनल दोनों बना सकती हैं। तो देखिए क्या होता है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट में एक बिल बना देती है कुछ मुद्दों पे, जिनको हम कहते हैं जो स्टेट के होते हैं, तो इसलिए थर्ड लिस्ट को हमने डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में। तो इसमें देखिए 52, इसमें 52 जो है मुद्दे हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या है, मैरिज के ऊपर हो सकता है, डाइवोर्स के ऊपर हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, एग्रीकल्चर की लैंड की छोड़ के, अल्ट्रेशन मिलावट जो फूड आइटम्स है उसके ऊपर बिल हो सकता है, ड्रग्स के ऊपर हो सकता है, मेडिसिन के ऊपर हो सकता है, लेबर के वेलफेयर के ऊपर बिल्स हो सकते हैं, कोई मुद्दे हो सकते हैं कानून की। तो इनको कंकरेंट लिस्ट जो कि यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स जो दोनों इन मुद्दों पे जो है फैसले ले सकती हैं, बिल बना सकती हैं। बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, मान लीजिए इन मुद्दों पे इधर से स्टेट उधर से नेशनल गवर्नमेंट बना रही है, तो मेन जो है दोनों की कोई बातचीत झगड़ा हो जाता है, तो दोनों में से सेंट्रल का जो लॉ होगा वो ज़्यादा माना जाएगा स्टेट के मुकाबले। तो सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड नहीं है अबव लिस्ट में, तो उनको भी कुछ नाम दिया जाएगा। तो देखिए पहली लिस्ट थी जो जिन मुद्दों पे बिल बनाया था, यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन गवर्नमेंट से बनाएंगी, नेशनल गवर्नमेंट से बनाएंगी जिन मुद्दों पे बिल। फिर है स्टेट गवर्नमेंट्स के मुद्दे जो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, नेशनल को कोई लेना देना नहीं है। कंकरेंट लिस्ट में है स्टेट और नेशनल दोनों बनाएंगी, लेकिन मानी मेनली नेशनल की जाएगी, बड़ी गवर्नमेंट जो है हमारी
उसकी मानी जाएगी। तो लेकिन देखिए हमने बात की है अभी कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पे जो इंक्लूड नहीं ऊपर लिस्ट में, तो उनको क्या कहते हैं हम, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, जो अलग हैं इसको छोड़ के। तो वो उसमें आगे देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई हो सकता है, हार्डवेयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रेजिड्यूरी मीन्स बाकी सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट बिल बनाती है। तो बिल बनाने के लिए चार मुद्दे हो गए, चार लिस्टें होगी। एक तो होगी अपनी स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट बनाएगी, यूनियन पे यूनियन बनाएगी, और कनकरेंट पे दोनों मिला के मिलके बना सकती हैं, रेजिडुअल्स में भी दोनों मिलके बना सकती हैं। तो आइए स्टडी करते हैं पहले यूनियन लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेटर की। तो देखिए जो लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमारे फ्रीडम के, हमारा जो मूवमेंट था जो कि लॉन्ग टाइम चला, मास मूवमेंट, उसके बाद हमें फ्रीडम मिली, हमें सेल्फ रूल मिला, अपनी गवर्नमेंट मिली। तो हमारा इंडियन के जो लोग थे उनका जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया इंडिया का, कि वो चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, अपने तरीके से चले। तो इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अकॉर्डिंग हर सिटीजन इंडिया का जिसकी उम्र 18 साल है, जहाँ 18 साल से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये राइट क्या है, हमें लोगों को, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी में मौका देता है पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिक्स में, कंट्री की पॉलिटिक्स में, राजनीति में भाग लेने का एक मौका देता है, क्योंकि वो इलेक्ट कर सकते हैं वोट डाल के। तो देखिए वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि आगे जाके पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट में आगे गाइड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। तो पीपल जो हैं हम ये एक्सप्रेस करते हैं ट्रस्ट को, हमारे विश्वास को आगे जाके डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचे में। मीन हमने लोगों को चुन लिया नेताओं को, वो आगे जाके हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर आगे अच्छे काम करेंगे, हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। इसमें देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, टू हाउसेज है। तो जो हाउस है हमारा पीपल का, लोगों का चुना हुआ, जिसमें हम लोग चुनते हैं वोट डालकर, हम जो नेता लोग चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाके जिस हाउस में बैठते हैं उसको कहते हैं लोकसभा। और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये हम हमारे द्वारा डायरेक्टली चुने गए लोग हैं जो वहाँ जाके आके बैठते हैं। तो इसके मेंबर जो है डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं। और सेकंड जो हाउस है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा या अपर हाउस। इसको जो हमने लोग चुने थे, जो नेता लोगों को हम चुनते हैं, वो आगे जाके औरों को चुनते हैं और वो लोग राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं। तो इन मेंबरों को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो मेंबर ना तो लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, बल्कि वो एक इंटीग्रल, एक मेन पार्ट है इसका, पार्लियामेंट का। कोई भी बिल, नो बिल कैन बिकम लॉ, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता उसकी अप्रूवल के बिना, उसके साइनों के बिना। तो इसको इंश्योर करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, लोकसभा प्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को, और राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है हमारे स्टेट्स ऑफ इंडिया को। तो आगे बात करते हैं लोकसभा। तो देखिए लोकसभा क्या है, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं किसी स्टेट की लोकसभा में, वो 550 से ऊपर नहीं होंगे। आउट ऑफ विच इसमें से 550 में भी जो 530 मेंबर्स होंगे, 530 मेंबर्स होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो हम इलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स से। सॉरी, ये स्टेट्स में नहीं, पूरे इंडिया में से हम 550 बंदे लोकसभा में बिठाएंगे, जिसमें से 530 मेंबर ऐसे होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स के होंगे, और 20 लोग ऐसे होंगे, रिमेनिंग 20% ऐसे होंगे जो इलेक्ट किए जाएंगे यूनियन टेरिटरीज से, जैसे चंडीगढ़ है, गोवा है, इनसे। तो इलेक्शन जो हो हैं वो सीक्रेट बैलेट पेपर पे, मीन सीक्रेट वे में हम वोट डलवाई जाती है कैंडिडेट से, लोगों से। तो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती हैं उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि वो अपना इलेक्शन जीत गया। तो इन केस की एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड, मान लीजिए एंग्लो इंडियन मीन जो विदेशी इंडियन है उनको नहीं प्रेजेंट करते लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारा है, जो हमारा राष्ट्रपति है, उसको पावर है कि वो दो बंदे इस कम्युनिटी से भी 550 बंदों में लेगा। तो देखिए 550 मैक्सिमम है, इसमें से 530 सभी स्टेट्स में से लिए जाएंगे, और 20 बंदे हमारे यूनियन टेरेटरीज से, अलग अलग टेरेटरीज से लिए जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये 550 बन जाएंगे, और दो बंदे हमारे जो एंग्लो इंडियन है वो प्रेसिडेंट भी चुन सकता है। तो कुछ सीट्स हमारी जो हैं इस 550 में ही, कुछ सीट्स हमारी रिजर्व रखी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या पर्सन वो जो इन कैटेगरीज के इलेक्शन में, और वही बंदे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं, वही यहाँ की वहाँ की जगह पे वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में।
पर लेकिन देखिए जो द इलेक्टोरेट है वो ज्वाइंट है, विच मीन्स सभी एलिजिबल वोटर जो हैं अपनी उस एरिया के जहाँ पे वोट डल रही है उनको राइट है वोट डालने का बिना किसी भेदभाव के। तो जो पर्पज़ इसके पीछे का है रिजर्वेशन का वो ये है कि हम अपलिफ्ट कर सकें, उन लोगों को थोड़ा-सा बेहतर बना सकें उनकी लाइफ़ को, और अच्छा कर सकें उनको, बढ़िया प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकें, जो लोग सोसाइटी में भी इतने बढ़िया स्टैंड नहीं हो रहे हैं। और ताकि वो भी अपनी नेशनल मेन स्ट्रीम में कुछ हिस्सा दे सकें। तो देखिए, अब फैक्ट्स की बात करें, हमारी 16th जो लोकसभा हुए थे उसमें देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो थी वो उत्तर प्रदेश में, मीन सबसे ज़्यादा। अब देखिए उत्तर प्रदेश जैसे हैं हर एरिया को बांटा गया था, उत्तर प्रदेश में कुछ एरियाज बांटे गए, उसके अकॉर्डिंग, उन एरियाज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 80 जो 80 थी, 80 के आसपास सीटें बनी। यूपी में सबसे ज़्यादा, सिक्किम में एक थी, मिजोरम में एक थी, नागालैंड में एक थी। तो ये सीटें डिवाइड, पूरे एरिया को डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में पॉपुलेशन के बेस पे। 80 मीन जहाँ से 80 बंदे चुने जाएंगे लोकसभा में जाएंगे। तो इस तरह करके दिल्ली से 7 थे और अदर टेरिटरीज से 6 थे, टोटल मिला के 550 करेंगे, जिसमें से 530 हमारे स्टेट के हैं और 20 हमारे यूनियन टेरिटरीज के हैं। तो यूपी के एरिया बड़ा है तो उसमें से ज़्यादा बंदे चूज किए जाते हैं। तो ये आजकल का टॉपिक है कि वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दी जाए हमारे इलेक्शंस में। तो क्योंकि हमारी जो हाफ पॉपुलेशन है वो वुमेन्स की है कंट्री में, तो वुमेन्स को नेग्लिजिबल हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कैटेगरीज में या इन लेवल्स पे, इन गवर्नमेंट के लेवल्स पे। तो डिमांड हो रही है कि वुमेन्स की रिजर्वेशन का बिल भी पास किया जाए पार्लियामेंट में, ताकि ये फिक्स किया जाए कि इतने परसेंट जहाँ से वुमेन्स इलेक्शंस में खड़ी हो सकती है। तो देखिए एक और महात्मा गांधी जी ने कहा था, एज लॉन्ग एज वुमेन ऑफ द इंडिया डू नॉट टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ, जब तक इंडिया की जो वुमेन है पब्लिक लाइफ में पार्ट नहीं लेगी तब तक हमारा जो है स्लेवरी मीन्स साल्वेशन जो कंट्री का वो नहीं हो सकता। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें लोकसभा में, तो एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, जब आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए लोकसभा के लिए, आप क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी जो एज है 25 से ऊपर होनी चाहिए, और आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मतलब कि आप वोट डालने के लायक होने चाहिए। और सेकंड क्या है, ही मस्ट, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी उस समय किसी कानून ने पार्लियामेंट के लिए बनाई है। मान लीजिए पार्लियामेंट में एक रूल निकल जाता है कि कोई भी बंदा एमएलए बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, ही शी शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो सरकारी नौकरी भी नहीं होना चाहिए, तभी वो लोकसभा के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, जिसको कि पीपल ऑफ इंडिया चुनेंगे वोट डाल के। नेक्स्ट क्या है देखिए, इफ़ टू कैंडिडेट्स पोल द सेम नंबर, मान लीजिए कहीं पे दो कैंडिडेट्स खड़े हुए, दोनों का सेम ही वोट्स पड़ी, तो मान लीजिए 70,000 वोट पड़ी दोनों को, 70,000 एक आदमी को, 70,000 2,000 दूसरे को, तो उस केस में किसको विनर करेंगे, उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है, उनका ड्रॉ निकाला जाता है, तो उसको ही चुना जाता है जो ड्रॉ में आएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे सेम जगह पे दो एमएलए खड़े थे, दोनों की सेम वोट पड़ जाती है। तो अब बात करें टाइम की, कि कब तक टेन्योर मीन्स कब तक ये रहते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसको लेकिन कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो जो टर्म ऑफ लोकसभा है वो एक्सटेंड की जा सकती है 1 साल के लिए, अगर ऐसा बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो उसकी इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसकी जो टेनर है उसको 5 साल से बढ़ा भी सकते हैं, स्मूथ वर्किंग ऑफ लोकसभा के लिए। देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं मेंबर्स में के बीच में से, जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो कि इनको गतिविधि को प्रॉपर वे से चलाते हैं। तो देयर इज ए ट्रेडिशन, हमें हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन क्या है, जो स्पीकर है वो मेजोरिटी पार्टी में से होगा और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी में से होगा। मान लीजिए सरकार है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का होगा स्पीकर, और बीजेपी सेकंड गवर्नमेंट है जिसकी बननी चाहिए थी लेकिन वो जीत नहीं पाई, तो सेकंड जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी जो ज़्यादा बहुमत में सेकंड नंबर पर रही है उसका होगा। तो इस तरह से ये हमारे ट्रेडिशन है। तो देखिए हमारे जो पहले, सबसे पहले जो फर्स्ट स्पीकर थे वो हमारे जीवी मालवनकर थे, और इधर से मीरा कुमार जी, मिस मीरा कुमार जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की। अब बात करते हैं पावर्स की, कि स्पीकर के पास क्या पावर होती है जो लोकसभा को स्पीक करता है। तो जो स्पीकर होता है वो देखिए मीटिंग्स लेता है लोकसभा की, उसकी एब्सेंस में जो उसकी ड्यूटी है, ये पार्ट अपनी मीटिंग्स लेने की, इसको ये ड्यूटी डिप्टी स्पीकर की बनती है, क्योंकि दो चुने जाते हैं, एक तो स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर।
तो जो स्पीकर है वो मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन, डेकोरम, हाउस को मेंटेन रखता है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रखता है सबको। अगर सिचुएशन होती है, डिमांड होती है, तो स्पीकर दोनों हाउसेस को एडजॉइन भी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, ऑल दी पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी हम उस हाउस में करेंगे वो सारे के सारे पहले स्पीकर को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे। तो देखिए इट इज़ अ लोकसभा स्पीकर जो कि ज्वाइंट सीटिंग कर सकता है दोनों हाउसेस की। लोकसभा का स्पीकर ही सिर्फ हमारे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मीटिंग ले सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात करें तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इंडिया में वो 250 है। 250 टोटल बंदे होंगे राज्यसभा के मेंबर, जो कि इनडायरेक्ट बेस से चुने जाएंगे। वो लोग चुनेंगे जिनको हमने चुना था इलेक्शंस में। तो इसमें से 12 मेंबर्स ऐसे होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, और 238 ऐसे लोग होंगे जो स्टेट्स या गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी से चुने जाएंगे हमारे लोगों के द्वारा जिनको हमने जिताया है। तो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनेगा वो होने चाहिए फील्ड की आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में या स्पोर्ट्स में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन सकता है अपनी अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसकी जो उम्र है 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। डू यू नो में देखिए, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इस चीज़ में लोग डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं चुनते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए एमएलएज आगे जाके इनको चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे से हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो इलेक्शन की बात करें, इनके टेनर की बात करें, तो देखिए लोकसभा की तरह राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। लेकिन अनलाइक दिस, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और राज्यसभा को हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं, उनको रिलीव करते रहते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन जो है वो उन्हीं सीट्स के लिए होते हैं जो सीटें खाली होती रहती है हर साल। तो देयर फॉर ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल के लिए टेनर के लिए काम करता है। अब देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें, जिस तरह स्पीकर होते हैं, इसमें कौन बंदा होगा जो उसको पूरे को कंट्रोल करेगा राज्यसभा को? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिलियो चेयरमैन होता है, जो इसका राज्यसभा का होता है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, और ये इसका काम क्या होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये मीटिंग्स लेता है राज्यसभा की, मेंटेन रखता है डिसिप्लिन को। देखिए जब जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं है हाउस का, तो वो वोट नहीं डाल सकता किसी भी इशू पे। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर था वो वोट डाल सकता था, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा में से ही मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी का हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं डाल सकता। तो आगे बात करते हैं, राज्यसभा जो है इलेक्ट करती है डिप्टी चेयरमैन को। जिस तरह की अपने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर था, तो वो भी अपने मेंबर्स में से लेते हैं, तो जो कि परफॉर्म करता है काम, जब अपना जो उसका चेयरमैन जो होता है छुट्टी पे होता है या एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं पावर्स की। तो पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं यूनियन पार्लियामेंट की। तो देखिए पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों प्लस हो गए। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, तो पार्लियामेंट हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, जो बॉडी बनाती है देश में, जो लॉ बनाती है। तो ये लॉ बनाती है सभी सब्जेक्ट्स के भी ऊपर, जिसमें से यूनियन लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी, रेजिडुअल लिस्ट होगी। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, किसी खास सिचुएशंस में ये लॉ बना सकती है हमारी स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। मान लीजिए स्टेट की गवर्नमेंट अच्छी नहीं काम कर रही, जब भंग कर दिया, इमरजेंसी लगी, तब बना सकती है ये। तो बात करें मेकिंग ऑफ लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव प्रपोजल के बाद, बिल के बाद। तो मीन्स क्या है, लॉ बनाने के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव में, प्रपोजल देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। इसमें भी हमने कोई रूल बनाना है, इसमें मनी बिल को छोड़कर। तो दोनों हाउस में से कोई भी हाउस स्टार्टिंग कर सकता है प्रपोजल की, कि हम कोई बिल बनाना चाहते हैं किसी लेवल पे। लेकिन मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा बिल बनाने का प्रपोजल देगी। तो जब अप्रूवल मिल जाएगी दोनों हाउसेस की पास करने की बिल को, तो ठीक है, बिल बन जाएगा। अदरवाइज डिसएग्रीमेंट हो जाती है दोनों के बीच में, तो क्या है, मेजोरिटी देखी जाएगी किस तरफ ज़्यादा है, उनकी ज्वाइंट मीटिंग की जाएगी दोनों हाउसेस की। तो उसके बाद वो देखा जाएगा किधर ज़्यादा वोट्स हैं। तो देयर इज़ नो प्रोविजन टू होल्ड ए ज्वाइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल। लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट मीटिंग नहीं की जाएगी। मनी बिल में लोकसभा की ही मानी जाएगी,
राज्यसभा की नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्या है देखिए, आफ्टर बिल इज अप्रूव्ड, दोनों हाउसेज ने जब बिल को अप्रूव कर दिया तो उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को पेश कर देंगे, प्रेसिडेंट के पास सेंड कर देंगे। तो एक बार प्रेसिडेंट ने साइन मार दिए तो ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा देश में, जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो सेकंड क्या है देखिए, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए पार्लियामेंट में अपने कामों को चलाने के लिए, लोगों तक बिल पहुंचाने के लिए, रूल्स पहुंचाने के लिए और लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है या उनके लिए क्या चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट्स को पार्लियामेंट में बताने के लिए हमने कुछ एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखिए कुछ मिनिस्टर हैं जो इकट्ठे कोलेक्टिवली मीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इन केस वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास हो जाए उनके अगेंस्ट, एक सिंगल मिनिस्टर को भी हमने अगर मान ली हमारे लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पूरे की पूरी जो काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। इसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए 10 मिनिस्टर्स हैं, एक मिनिस्टर गलत हो गया तो 10 के 10 को रिजाइन देना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को क्वेश्चन आवर्स में। एक टाइम होता है, पीरियड होता है, उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। उस समय पार्लियामेंट जो है पीएम से, उसके मिनिस्टर से बात कर सकती है, उनसे क्वेश्चन कर सकती है। और जो राज्यसभा है वो कोई ऐसा पास नहीं कर सकती बिल नॉन कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का। मीन्स अगर पीएम को जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके साथ काम करते हैं उनको रिमूव करना है तो लोकसभा की मानी जाएगी, राज्यसभा की नहीं मानी जाएगी। लोकसभा इसलिए ज़्यादा कंट्रोल रखती है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव मीन पीएम और उसके मिनिस्टर्स के ऊपर। तो आगे बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की, जो फाइनेंस से पैसे रिलेटेड हैं। तो देखिए जो एनुअल बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट हर साल पास करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज, गवर्नमेंट किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती, कोई खर्चा नहीं लगा सकती। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो उसको गवर्नमेंट से नहीं अप्रूवल, इफ़ द प्रपोजल्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रपोजल नहीं पास करती तो ऐसी कोई टैक्स या एक्सपेंडिचर हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए पार्लियामेंट का बिल में संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिगार्डिंग मनी बिल की बात करें तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है राज्यसभा के मुकाबले में। तो मनी बिल तभी बिल बनेगा जब लोकसभा उसको मानेगी। तो राज्यसभा मेक्स रिकमेंडेशन कर सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन चलेगी लोकसभा की मनी बिल के केस में। तो मनी बिल जो बनेगा ना बनेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्टेबल है लोकसभा को या नहीं है। तो राज्यसभा को इस तरह की कोई पावर नहीं है। तो बात करते हैं पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये इक्वल अपनी राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, इसको दोनों हाउसेज द्वारा पास किया जाएगा सेपरेटली, तभी वो जाकर प्रोवाइड करेगा अमेंडमेंट का बिल बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेक्स्ट बात करते हैं देखिए जुडिशियल पावर्स की। जुडिशियल पावर है जजों की। तो पार्लियामेंट क्या है, वो रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट को, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, लेकिन इसके लिए उसको प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स एक रेजोल्यूशन मीन्स एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा उनको दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी मीन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कहेंगे कि जज को निकाल दो तो निकाल देंगे, अगर पूरी मेजोरिटी नहीं बनती तो जज को नहीं निकाला जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी या टोटल मेंबरशिप या 2/3 मेंबर इस खाके में होने चाहिए कि जज को निकालना, तो जब पीएम को निकालना तो निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। आगे देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोल फंक्शंस की, चुनने के फंक्शन की लोकसभा को ज़्यादा है, राज्यसभा को ज़्यादा है। तो देखिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं राइट टू वोट और इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा है उसके मेंबर्स अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुन सकते हैं।